हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के हमारे इस सेशन से जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट से सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुद्रा। दोस्तों, मुद्रा जो है स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। स्थिर पूंजी के रूप में क्या माना जाता है दोस्तों? तो स्थिर पूंजी के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, स्थिर पूंजी के अंतर्गत क्या माना जाता है? जो आपके उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, इन्हें स्थिर पूंजी के रूप में माना जाता है। उपकरण हो गए, यंत्र हो गए, मशीनें, मशीनें या फिर इमारत, ये सभी स्थिर पूंजी के रूप में माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप से किसमें पाया जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करी जाएगी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों आमतौर पर कहाँ पर देखने को मिलती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों आमतौर पर जहाँ पर कृषि कार्य में संलग्न लोग जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर श्रमिक होते हैं, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो इसका जो है प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात की जाएगी भारत के पहले निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त की तो ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करी जाएगी। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग, दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 25 जनवरी सन 1950 को हुई और इसमें सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया। और अगर बात करी जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष। 65 वर्ष। अगर जो है जो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पहले 65 वर्ष पूर्ण होता है तो उसका जो है 65 वर्ष तक माना जाता है, अन्यथा इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल
60 में किया गया। अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया। अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी वाले चैनल पर आपको मिलेगी। बहुत ही एकदम शानदार वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता VKEDU करके अगर आप सर्च करेंगे तो हमारी क्लास आपको मिलेगी और साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर बात की जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के किनारे मिला। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे मिला। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी के 2 प्रमुख नगरों में से एक प्रमुख नगर है। ध्यान रखेंगे क्या है? प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता, प्रमुख नगर है हड़प्पा। हड़प्पा ये कहाँ पर मिला है? हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर मिला है? तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पर? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में यह स्थल मिला है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल युद्ध में परास्त किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद में दोस्तों टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ी थी। जब आपका ये युद्ध समाप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे, जब ये युद्ध आपका समाप्त हुआ था तब टीपू सुल्तान ने एक संधि की थी। और जिस संधि का नाम क्या था? तो दोस्तों इस संधि का नाम था श्रीरंगापट्टनम संधि। श्रीरंगापट्टनम संधि इसका नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्रीरंगापट्टनम संधि। तो आंग्ल मैसूर के तीसरे युद्ध के बाद में जब टीपू सुल्तान जो है ब्रिटिश सेना के द्वारा पराजित हो गया था तो उसके बाद में इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बहते जल या फिर नदी से निर्मित नहीं होता है? दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वी आकार की घाटी। दोस्तों वी आकार की घाटी जो है ये भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो ताजे जल का प्रमुख स्रोत है भूजल। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भूजल ताजे जल का प्रमुख स्रोत है और यह एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। और अगर बात की जाएगी भूजल किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। भूजल के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। भूजल की अगर बात करी जाएगी तो ये जो जल है कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों धरती के नीचे चट्टानों के कड़ों के बीच में जो अंतरावकाश पाया जाता है, चट्टानों के बीच में जो अंतरावकाश या फिर रंध्रावकाश पाया जाता है, इसमें यह जल विद्यमान रहता है। और तो इसे हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक या फिर निचले स्तर में, पृथ्वी के धरती के निचले स्तर में चट्टानों के कड़ों के बीच में जो रंध्रावकाश होता है या फिर अंतरावकाश होता है, उसके मध्य जो जल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूजल कहते हैं। और यह भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सेशन वाकई में समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करेंगे। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो दोस्तों भोजन के पाचन की क्रिया किस अंग से शुरू होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुख। भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले मुख में ही जो है भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, और साथ ही साथ में जो है उसके बाद में यह आमाशय में जाता है। उसमें सबसे पहले मुख से भोजन कहाँ पर जाता है दोस्तों? मुख से भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में पहले इसका दांतों के द्वारा विभाजन होता है। भोजन मुख के बाद में आमाशय में जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भोजन मुख के पश्चात कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुख के बाद, यहाँ पर पूरी प्रोसेस आप लोग समझेंगे। मुख के बाद जाता है भोजन आमाशय में, आमाशय में जाता है, और आमाशय के बाद में दोस्तों यह छोटी आंत में जाता है। कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के बाद भोजन जो है कहाँ पर जाता है? छोटी आंत के बाद दोस्तों भोजन बड़ी आंत में जाता है। कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत के पश्चात दोस्तों भोजन जो है ये कहाँ पर जाता है? ध्यान रखेंगे। और सबसे खास बात ये होती है दोस्तों, छोटी आंत के बाद जो है भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है, और यहाँ पर इसका जो है पूर्ण रूप से सुपाचन की क्रिया होती है। भोजन की पूर्ण रूप से सुपाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है पूर्ण रूप से सुपाचन की क्रिया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और आमाशय में दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पैरेकाइमा, स्केलेरन काइमा, या फिर जाइलम, या फिर शीर्ष विभाजन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शीर्ष विभाजन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा पौधे का कौन सा एक भाग पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो दोस्तों इसमें शीर्ष विभाजन। ध्यान रखेंगे, शीर्ष विभाजन, शीर्ष विभाजन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो दोस्तों वास्तविक मछली की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जेलीफिश। जेलीफिश एक वास्तविक मछली है। ध्यान रखेंगे। और जेलीफिश की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों जेलीफिश का साइंटिफिक नेम होता है मेडूसुजोआ। क्या नाम होता है? मेडूसोजोआ इसका नाम होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई कार विराम अवस्था में अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठे लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब कोई कार विराम में अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठे लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह घटना किस नियम के का उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जो है यदि कोई व्यक्ति जो है विराम अवस्था में है, किसी कार में बैठा हुआ है, अचानक से कार जब चलती है तो उसमें बैठे हुए लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहता है? यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और जब कोई इस पर परिवर्तन लगता है या फिर गति अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसमें जो है विराम अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, और इसमें जो है जो स्थिर वस्तु है उस पर तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक विराम अवस्था में समान गति अवस्था में परिवर्तन या फिर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी दोस्तों कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग
जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है अनुदैर्ध्य और आड़ी, इसमें दोनों होगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु में एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, सभी दोस्तों को याद होगी अगर आप हमारे सेशन से प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी परमाणु में एक मौलिक, ध्यान से देखेंगे, परमाणु में एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसको सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। अगर बात की जाएगी परमाणु के तीन जो है मौलिक कण होते हैं, कितने होते हैं? तीन मौलिक कण होते हैं। तीनों का नाम हम लोग देखते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। इसकी ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ईटा पर नाचे। क्या याद रखेंगे? ईटा पर नाचे दोस्तों, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे याद रखेंगे। आपको ध्यान रहेगा, आप लोग ज़्यादा लंबे समय तक इसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों ई से हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे टॉमसन ने की। किसने की? जे टॉमसन ने की है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जे टॉमसन ने इसकी खोज की है। पास से होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों? प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। तो ईटा से, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से बनता है न्यूट्रॉन, और चे से बनता है दोस्तों चैडविक। क्या बनता है? चैडविक। और तीनों नाम इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन में आपको, चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। तो दोस्तों बात करी जा रही प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ईटा पर, पास से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सभी दोस्त बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी जो है ठंडा हो जाता है। क्योंकि घड़े में क्या होता है? क्योंकि दोस्तों घड़े में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होता है? अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों? अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके कारण जो है पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। इन छिद्रों से जल जो है बाहर निकलता रहता है, और जिसके कारण संपूर्ण घड़े की सतह क्या रहती है? ठंडी रहती है, और घड़े के अंदर का पानी ठंडा बना रहता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का विशिष्ट अंग नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण का विशिष्ट अंग नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है झील। झील जो है मानव निर्मित पर्यावरण का एक विशिष्ट अंग नहीं है, क्योंकि झील जो है ये प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है। लेकिन अब जो है वास्तविक रूप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अब झीलों का निर्माण भी, अब बहुत सारी झीलें भी कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही हैं। बाकी स्विमिंग पूल की बात की जाएगी, चिड़ियाघर और बाग, तो ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के जो है विशिष्ट अंग हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
यहाँ पर दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा अपूर्ण है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करी जाएगी तो ये ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 से स्टार्ट की गई। दोस्तों 25 दिसंबर सन 2000 से ग्रामीण सड़क योजना जो है स्टार्ट की गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, बताएंगे। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी उत्प्लावन के नियमों की खोज किसने की थी, तो दोस्तों उत्प्लावन के नियमों की खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उत्प्लावन के नियमों की खोज आर्किमिडीज ने की थी। तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन के नियमों की खोज की गई थी। तो उत्प्लावन एक तरीके का दोस्तों बल है, क्या है, बल है। और इसके द्वारा इनका एक नियम दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या है, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे, किसी तरल माध्यम में, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल। दोस्तों वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी इस सिद्धांत की खोज किसने की, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसे कहते हैं। लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है, और इसका जो है नियम की खोज किसने की, आर्किमिडीज ने की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दीपा कर्माकर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उड़ीसा से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है, फटाफट से छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है छऊ। छऊ लोक नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। छऊ लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, महावीर चक्र। तो दोस्तों भारत में वीरता के पुरस्कार जो हैं उनको आज हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, हम लोग क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला सम्मान जो है कौन सा है, वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत में दिया जाता है तो इसे परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। किस चक्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, पहला जो है वह है परमवीर चक्र। ध्यान देंगे, सभी ध्यान रख लेंगे, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। और दूसरा है वो अभी हमने आपको बताया महावीर चक्र। दूसरा कौन सा सम्मान है, महावीर चक्र। और तीसरा आपका कौन सा है दोस्तों, तीसरा सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र। और चौथा आपका सम्मान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तीसरा है आपका वीर चक्र, वीर चक्र। और चौथा आपका कौन सा है दोस्तों, चौथा है आपका अशोक चक्र, अशोक चक्र।
तो ये भारत के अंदर दिए जाने वाले वीरता सम्मान हैं। पहला है परमवीर चक्र, सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। दूसरा सर्वोच्च है महावीर चक्र। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र। और चौथा सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये सम्मान प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। किस अवसर पर दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जेके रोलिंग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों म्यांमार के साथ थल सीमा कौन सा देश नहीं साझा करता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है कंबोडिया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कंबोडिया देश जो है ये म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जबकि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार के साथ में थल सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हो गए? जैसे कि आपका हो गया भारत हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर पहले से ही इसमें ऑप्शन में लिखे हुए हैं। और आपका हो गया लाओस। ये जो हैं देश आपके जो हैं बांग्लादेश म्यांमार के साथ में थल सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रूस। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे हमारे आज के सेशन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे सेशन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि 8 बजे शाम को एसएससी से रिलेटेड जो सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम आपको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका रिवीजन करवा रहे हैं। तो पिछले गत वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमारे इन प्रैक्टिस सेट में किया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले सभी एसएससी से संबंधित एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाला है। वो चाहे आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हमारा यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी दोस्तों से लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या दिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।